फ्रेंड, आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं थी बहुत दिनों बाद मैं आप सब लोगों के बीच आ रहा हूँ। तो चलिए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज हमारा क्लास 9 है। तो क्लास 9 पे हमने राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति और न्यायिक जो परिवर्तन थोड़ा सा हुआ था न्यायिक नीति पे हमने चर्चा की थी। आज हम औद्योगिक चरण की उस कड़ी की चौथी कड़ी को देखेंगे, आर्थिक नीति। और आप सबके बीच मैंने बहुत पहले से ही एक मैंने सर्कल बनाया हुआ था, आई थिंक 6वें या 7वें क्लास में कि किस प्रकार से अब कंपनी की जो नीतियां हैं आर्थिक रूप से वो बदल जाएंगी, क्योंकि अब उनका पूरी तरह से भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में और तैयार माल के आयातक के रूप में बदलने का प्रयास है। और ये औद्योगिक चरण की बात हो रही है, क्योंकि उसके पहले जो वाणिज्यिक चरण था उतना कुछ उनका बदलाव नहीं देखा गया उस टाइम। और क्योंकि अब समय की मांग है तो बदलाव भी देखा जाए, तो ये मैप बहुत ही मायने रखता है। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाएगा और यहाँ से तैयार माल भारत आएगा। और भारत के लोगों को बोला जाएगा, भाई पहनिए, क्या पहनिए, जीन्स पहनिए, टॉप पहनिए, हमारी बनाई हुई चीज़ें पहनिए। और जब किसी भी कल्चर में कोई जब चीज़ नया आ जाता है तो हालांकि आसानी से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये इंडिया का खास कल्चर रहा है कि कोई चीज़ें, किसी भी चीज़ों को हम आसानी से एक्वायर नहीं करते। हाँ, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत पहले से ही रहा है, हजारों सालों से, कि हम सबको जगह दे देते हैं। भाई आप भी आइए, आप भी आइए, इधर से भी आइए, सबको हम मौका देते हैं, भाई आइए। अब यहाँ से तैयार माल, क्योंकि यहाँ पे हो गया है पावर लूम का, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है वहाँ पे इंग्लैंड में, और पावर लूम जैसे मशीनों का आ जाना जो कपड़ा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। यानी अभी हस्तशिल्प उद्योगों का इंडिया से पतन हो जाएगा। तो आर्थिक नीति का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा वो होगा हस्त कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, जरूरी होना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेबल नहीं है वो उस तरह से। लेकिन कंपनी को भाई जरूरत थी, तो जो इसका हम दुष्प्रभाव देखेंगे जो वो दो तरीके से। एक तो कृषि का व्यवसायीकरण, व्यवसायीकरण और दूसरा होगा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप देख ही रहे हैं, इसके पहले मैंने पिछले वाले क्लास में चर्चा भी की थी, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब एक गांव या मुखिया का समुदाय जो होगा वो वहाँ की वसूली करेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसान इन्वॉल्व हुआ करते थे, महालवाड़ी में महाल। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के लगभग 51% के आसपास हिस्सों में काफ़ी फेमस थी। और साउथ इंडिया में मद्रास के क्षेत्र से ये स्टार्ट हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी से। वहीं मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। तो आप इस तरह से देखेंगे कि दुष्प्रभाव क्या होंगे, वो इसी पे मेन टॉपिक पे चर्चा होगी। आखिर ये भारत को किस दिशा में ले जाएगा, कुछ किस तरह ले जाएगा, तो इस चक्कर में हम देखेंगे। इसको इरेज करते हैं। तो इस टॉपिक को ब्रॉड स्तर पे देखा जाए तो चलते हैं। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति है व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, कृषि का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है कि परंपरागत परंपरागत फसलों की जगह, जैसे परंपरागत फसल क्या हो सकती है, जो हम पहले से उस खेत में या उस जगह उस क्षेत्र में बोते चले आए हैं, जिसका हम कटाई बुआई वगैरह पहले से करते रहे, जैसे गेहूं चावल मोटे अनाज जो हुए, ये सब परंपरागत फसल है। अब फसलों की जगह नकदी फसलें, ये हो गया कृषि का व्यवसायीकरण।
नकदी फसलें मतलब जिसका कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, कि आप नील की खेती वो करेंगे भाई, ये कैश क्रॉप, उससे अच्छा खासा उनको पैसे का बेनिफिट होगा, पैसा चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी कंपनियां काम करेंगी, और वहाँ पे इंग्लैंड में मजदूरों को भी पैसा मिल पाएगा। तो हम इस चीज़ों को देखने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों ऐसा होने जा रहा है, और उसके अलावा कृषि का व्यवसायीकरण तो है ही, और इसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से देखेंगे उद्देश्य, तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। उद्देश्य नंबर 1 क्या है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत, यानी कच्चा माल उपलब्ध कराना। ठीक, दूसरा क्या होगा, ब्रिटिश नगरों के लिए खाद्यान्नों को उपलब्ध कराना। ये सब किसके लिए, ब्रिटिश नागरिकों के लिए हो रही है। तीसरा है रेलवे की सहायता से नकदी फसलों या कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, स्थानांतरण करना, ये है हो सकता। ये इस तरह से उद्देश्य बनेंगे कि परंपरागत फसलों की जगह नकदी फसलें ले लेंगी, उनके उद्देश्य के कच्चा माल उपलब्ध कराना, ब्रिटिश के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता। रेलवे का विकास भी किया तो किसके लिए किया, अपने स्वयं के लाभ के लिए, ना कि हमारे लिए। आज हमारे लिए रेलवे, इसके लिए हम थैंक भी कह सकते हैं, भाई हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया कि रेलवे दे करके हमें चले गए। तो लेकिन उस समय की बात हो रही है जब हमें आवश्यकता थी, तो हमारे लिए कोई मदद नहीं था, तो उसकी जगह हम लोग कुछ और कर रहे थे, यानी कंपनियों का जो दायित्व था वो बिल्कुल ही हट कर था। और इस काल में इसका अब दुष्प्रभाव भी देखने को और मिलेगा। अभी 2 मैंने वहां पे लिखवाया था, तीसरा अगर लिख सकते हैं तो इसका और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, अकाल की सर्वाधिक घटना। अकाल भारत में एक बहुत ही पहले से, ये बहुत पहले प्राकृतिक आपदा है, अकाल हो पड़ता आया है, लेकिन इसकी वजह से अकाल की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। कि बारंबारता, ये वही समय है जब इस सब के लिए कंपनी, ब्रिटिश लोग जिम्मेदार होंगे। भाई जब हमें नकदी बदले, हमारे फसल नहीं, हम मरेंगे, और इसकी वजह होगी कि खेती पर क्या होगा, अधिक लोगों का आ जाना। यानी कि पहले का जब क्षेत्र बटा हुआ था, हस्तशिल्प थे तो कुछ लोग उसमें शामिल थे, लेकिन अब खेती पर सब लोग निर्भर होंगे। खेती पर निर्भर होने का मतलब है कि उस पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से अकाल की घटनाएं, मृत्यु, किसान आत्महत्या, ये सब बढ़ेंगी। तो ये वो वाला समय है, अकाल की घटना की बारंबारता होगी। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। भारतीय किसानों के द्वारा निम्नलिखित कारणों से व्यावसायिक खेती को अपनाया जाना। अब क्यों अपनाया जाना, इसकी पे भी चर्चा करते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण आपने समझ लिया होगा, उद्देश्य भी आपने समझ लिया होगा, और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा अकाल की घटनाओं की बारंबारता। इसको घटनाओं की बारंबारता, ये हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, उस पॉइंट को थोड़े सा अलग नजरिए से भी देखेंगे। भारतीय किसानों द्वारा क्यों अपनाया गया, क्यों व्यावसायिक खेती को अपनाया गया, क्यों भारतीय किसानों ने व्यावसायिक खेती को अपनाया। इसके भी कुछ पॉइंट्स हम बनाएंगे। भू राजस्व का दबाव, की अधिकता, ये देखेंगे। भाई लगान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा
इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम भी भाई चलो व्यावसायिक खेती में कूद पड़ते हैं। जबरन डाला जा रहा है लोगों को, ये तो चुकता हो नहीं पाएगा और इसमें और डाला जाएगा भाई, और इसमें मर मर के काम करो, हमारे लिए करो, हम लोग आपको देंगे। लेकिन दे कहाँ रहे हैं? अभी आपने देखा है, आपको दिखाया मैंने, अकाल की घटनाओं की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, अकाल की घटनाएं बढ़ेंगी। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, महाल रैयत जो कि बड़े जमींदार थे, महाजन जो सूद पे पैसा देते थे, उनकी चुकता कहते हैं, यानी महाजनों की कर्ज अदायगी भी महत्वपूर्ण बन जाएगी। भाई वो उन्होंने लोन दे रखा है तो उनका जाहिर सी बात पैसा होंगे, और ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि आपका पैसा लेकर ही रहेंगे, क्या किसी भी तरह देंगे, आपकी जान चली जाए। और ये वो बहुत बड़ा रीज़न था कि भारत में इनके वजह से भी, मतलब खुद के स्वयं के भारतीयों के वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हुई। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, आज के टाइम में क्या बोला जाता है, पैसा है तो सब कुछ है। ये बिल्कुल सत्य बात है भाई, पैसा है तो सब कुछ है। तो क्यों पैसों के पीछे भागना चाहिए? यही रीज़न है कि पैसे के पीछे भागिए, खुद को झोंकिए, काम कीजिए। अब लोग कहते हैं कि भाई नैतिक शिक्षा नहीं माननी चाहिए। भाई नैतिक शिक्षा के लिए हमें पैसे का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए लालच, हम जितने में हैं उतने में खुश हैं, ये है नहीं। तो नैतिक शिक्षा कैसे आएगी? नैतिक शिक्षा आ ही नहीं सकती अगर ये चीज़ें हैं। खुश ना हो, खुश है ही नहीं भाई अपनी लाइफ में, सबको ना कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है ही। अब ये हो गया कर्ज अदायगी। उसके बाद कर्ज इनकी अदायगी हो जाएगी तो इनको थोड़ा और लालच भी बढ़ा कि भाई हमारा भी हमें मुनाफा मिलेगा। किसान मुनाफे की आकांक्षा, भाई मुनाफे के भी लाभ हो गए। अगर भाई कोई बिजनेस में कूदता है तो उसके सीधा सीधा एक रीज़न होता है कि मुनाफा भाई हमें खर के कमाना है। इन सब का लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, इन सब का रीज़न बन जाएगा क्या? अकाल। तो प्रभाव में या दुष्प्रभाव में ये जरूर मेंशन कर सकते हैं कि पहला रीज़न दे देंगे भाई अकाल की घटनाएं बढ़ने लगी, जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव कृषि पर पड़ा। प्रभाव क्या होगा? ये लोग व्यावसायिक चीज़ों में आएंगे। उसके बाद अकाल की घटनाएं बढ़ गई, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। भाई जब सभी लोग इसमें आएंगे, इसको अच्छे से लिखते हैं पॉइंट को, अच्छा पॉइंट बन जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आएगा। अब इधर लाइन जो होगी, प्रभाव या दुष्प्रभाव या नकारात्मक पक्ष क्या है? अकाल की घटनाओं की अधिकता, अकाल बढ़ जाएगा। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ये हो गया अकाल, बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। महाजनों की अदायगी, ये बात हो रही है महाजनों की कर्ज अदायगी, लेकिन ऐसा होगा? नहीं हुआ। और अतिरिक्त कर्ज के बोझ तले कर्ज का बढ़ जाना, ये लिख दो बस, पॉइंट वाइज आप इसको समझ सकते हैं। अतिरिक्त कर्ज का बढ़ जाना ये एक रीज़न है। अतिरिक्त कर्ज का क्यों बढ़ेगा? आई थिंक बहुत कम लोग ने इसको लिखवाया होगा, जहाँ तक पुष्टि भी कर देना। मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैं वहाँ से चीज़ों को समझा। अतिरिक्त कर्ज क्यों बढ़ जाएगा? जब यहाँ ये इसकी पूर्ति नहीं होगी तो भाई हम और लोन लेंगे कि भाई इस बार अच्छी खेती हो जाएगी, और जब अकाल की घटनाएं आएंगी तो भाई हम लोन भी ज़्यादा। मूवी आपको हमेशा मैं याद दिलाता रहूँ, लगान एक बार आप लोग सब देखना, एक बार अच्छे से देखना, बड़ी लंबी पिक्चर है लेकिन देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है, और इंजॉयमेंट भी, कॉमेडी भी है, आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। तो वो चीज़ इस पर निर्भर करती है कि भाई जब कर्ज लेंगे और ये लोग साथ हमारा नहीं देने वाले हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम तो होगी, और किसान मजदूर जो भी होगा उसके लिए समस्या तो उत्पन्न होगी। तो जिसकी वजह से ये अतिरिक्त जो कर्ज होगा वो और बढ़ जाएगा, यानी कि दोबारा कर्ज लेने की आशंका या लेने की जो
बारंबारता वो अधिक हो जाएगी। हम फिर से कर्ज लेकर के क्या करेंगे, भाई इस बार आएगा तो तुम्हारा दोबारा चुका, जैसे जुए खेलने के समान हो जाएगा। यानी अतिरिक्त कर्ज की अधिकता, यानी जैसे जुए में मन लग जाना। ठीक, उसके बाद ये हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सब आप पतन लिख सकते हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं। चलिए हम अगले टॉपिक पे थोड़ा सा चलते हैं। सामाजिक नीति पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आर्थिक नीति का आपने थोड़ा समझा होगा, और किसी एक दिन मैं संपूर्ण टॉपिक बनाऊंगा हस्तशिल्प उद्योगों के लिए, थोड़ा सा अलग हटके। समय का थोड़ा अभाव रहेगा, तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन पे मैं एक बार और अच्छे से समझाऊंगा। आप लोगों को वो मोटा मोटी आइडिया मिल ही गया होगा, और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे वैसे ही समझ जाएंगे। सामाजिक नीति पे चलते हैं। अब सब पे जब प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सामाजिक नीति पे भी प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लगभग तय है। तो भाई पहले के जो पूर्व काल में जो कंपनी का नियम था, उसके विपरीत हट करके यानी आमूलचूल बदलाव की दशा में हम लोग पहुंचे। आर्थिक नीति में देखा आपने, प्रशासनिक नीति में देखा, राजनीतिक नीति में देखा आपने, और ठीक उसी प्रकार सामाजिक नीति में भी होगा। तो उसके लिए विधि निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने तो सामाजिक नीति में भी क्या बदलाव होगा? सती प्रथा का उन्मूलन, जिससे कानून बनेंगे। सामाजिक नीति में भी परिवर्तन स्तर पर आएगा। उसके अलावा शिशु हत्या, जो बाल हत्या हो रही थी, अब किसी को बलि भी चढ़ाया जा रहा था, शिशु हत्या पर पाबंदी। और शिशु में मतलब कोई लड़की या लड़का, मेनली ज़्यादातर लड़कियों की हत्या ज़्यादा हो रही थी बच्चे की चाह में। ये इनके लिए भी हक की बात होती है, भाई ये तैयार होकर के हमारे लिए काम करेंगे, हम इनको जब रोकेंगे तो हमारा भी समाज का निर्माण होगा। ये अपने लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये इसमें भारतीय लोग भी शामिल हैं। अब बहुत अच्छी चीज़ है, उनको शायद ये नहीं पता था कि शायद ये हमारे अगेंस्ट भी चीज़ें चली जाएंगी। फिर दास प्रथा का उन्मूलन की बात होने लगी। ऐसा वैसे ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, दास प्रथा का उन्मूलन। फिर वही विधवा पुनर्विवाह कानून, फिर बीएन मालाबारी के एज ऑफ कंसेंट बिल, मतलब कि आया कि मतलब कंसेंट मतलब कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं होगी, मतलब बाल विवाह पे भी रोक कानून। इस तरह के तमाम प्रकार के कानून आने लगे। अब इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत ही मदद किया इस चीज़ के लिए, और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और ये 1856 में उन्मूलन हुआ इसका। दास प्रथा आई थिंक 1833 में चार्टर एक्ट के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया। शिशु हत्या 1830 के दशक में कड़ाई से लागू किया। 1830 में, कभी कभी क्रम वाइज पूछ लेता है, और ये 1828 में बंगाल अधिनियम के तहत और बंगाल एक्ट के तरफ, और 1830 में संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि अब इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें अब सामाजिक ये विधि निर्माण की आपने प्रक्रिया देखी कि विधि में सामाजिक नियम में क्या क्या, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब कि सती प्रथा आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, जौहर कर लेतना, जैसे बदमावत में दिखाया गया, वही ठीक पति के साथ पत्नी का भी जाना, या पत्नी मर जाए तो कोई नहीं जाना, पति नहीं जाएगा, पति भी दूसरा शादी करेगा। तो कुछ इस प्रकार की परंपरा थी कि पत्नी जा सकती है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, ये भी है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इवन आगे एज ऑफ कंसेंट बिल जो वीएन मालाबारी के नेतृत्व में ये हटाया गया, वो भी अच्छा है। तो कुछ चीज़ें अच्छी जा रही हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी काम करेंगी, इसी पे तो हमारा कानून बना। अब कुछ चीज़ें इसमें जो बदलाव आने लगी, अंग्रेजी शिक्षा
जो बहुत बड़ा रोल निभाने जा रही है हम सब के लिए। जो हमारे व्यक्तित्व आएंगे आगे महान, वो अंग्रेजी शिक्षा से ही आएंगे। अब चीज़ें साइंस, पुनर्जागरण काल सब कुछ आ चुका है, और जो इसके पूर्व में आए थे वो लोग ज़्यादातर भारत के प्राच्यवादी शिक्षा यानी कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बल दे रहे थे, भारतीय शिक्षा पर गर्व करवाना सिखा रहे थे। भाई अच्छी कोई बात, लेकिन अब साइंस, मैथ्स ये सब इंडिया में आ रहा है, भारत में। अब भारत का निर्माण जो है वो इंडिया में तब्दील हो रहा है। तो चीज़ें इस तरह से बदलती दिखनी हुई कि 18 लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई। फिर विलियम बेंटिंक ने फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह ये सब कॉलेज का भी स्थापना हुआ। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और उसमें फिर धीरे धीरे आने वाले कुछ वक्त में सिविल सर्विस की परीक्षाएं भी इंडिया में होंगी। ये तमाम प्रकार के बदलाव को इस शिक्षा नीति के माध्यम से लाया जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानना हमें जरूरी है जो मैकाले था। मैकाले, लॉर्ड मैकाले। इसका कभी बुराई भी होती है और अच्छाई भी है कि भाई हमें भी साइंस दे करके गया, नहीं तो शायद हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों पे, आज अंधविश्वासों का जो दौर चला आ रहा है उससे उबरने का जो अच्छा तरीका है कि हमने भी साइंस विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, या हम लोग भी वेद में जाते तो मिलता। ये नहीं है कि उन्होंने ही सिर्फ दिया है, लेकिन कुछ चीज़ों योगदान जो है उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो फरवरी 2 1835 को मैकाले शिक्षा आई। इसके प्रभाव, इसके कारक क्या रहे हैं कि इसको प्रभावित करने के लिए, यानी क्या क्या चीज़ें रही हैं जो इसका मेन उद्देश्य भारत को शिक्षा प्रदान करना नहीं है, अभी ये स्वयं के लिए भी काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। मैकाले शिक्षा पद्धति क्यों इस तरह से, पॉइंट 1, कंपनी के स्वयं लाभ के लिए ऐसे वर्ग को जन्म देना, वर्ग को बनाना जो कंपनी की का प्रतिनिधित्व करे। एक तो बहुत बड़ा रीज़न मिलेगा भाई, अगर वो तैयार कराएंगे, इसका एक रीज़न था, ऐसे वर्ग को जन्म देंगे तो इनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे वो व्यक्ति भारतीय ही, और अपने यानी कि मातृभाषा में जो जिस भाषा का रहा होगा वो उनकी नीतियों को उन तक, जनता तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। तो एक ऐसा वर्ग बनेगा जो पूरी तरह से कंपनी का होगा, यानी अंग्रेज का हो, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई, अंग्रेज कहे जाएंगे। कभी कभी नहीं बोल देते अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी पोशाक यहीं उतार गए। मतलब कहने का मतलब है कि जो वाणी है, स्पीक लैंग्वेज, उनका खाना पीने का सिस्टम, वो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में रह गई, उस चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा न्यूनतम या सस्ते वेतन पर भारतीय की नियुक्ति, इससे उनके कोष पर भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा और उनको कम वेतन पर ही अच्छे कुशल और शिक्षित व्यक्ति भी मिल जाएंगे। दूसरा रीज़न ये होगा, सस्ते वेतन और भारतीय नीति। बड़ा पद तो देंगे नहीं अभी भाई, छोटे मोटे पद पे रखेंगे। उसके बाद अब जो एक और रीज़न आएगा, हमारे यहाँ इंडिया में भी क्या है, ईसाई धर्म भी है, तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी मदद मिलेगी। सहयोग
उसके अलावा इनका क्या होगा, ब्रिटिश के प्रति लगाव बढ़ता, प्रति प्रेम की भावना प्रति, यानी ये हमारे क्या है, सुधारक है, न कि बिगाड़ने वाला। तो ये सब के उद्देश्य से शिक्षा पद्धति लाई जा रही है, ना कि हमें शिक्षित करने के उद्देश्य से। और अंग्रेजों का कहना कि हमने असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का जिम्मा लिया है। भाई हम असभ्य कहाँ थे भाई, जब हम आए आप 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में SI सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब खुदाई हो रही थी 1920 में, तो अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए उन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन जो चीज़ें एक बार उठ जाती हैं तो वो भी ऐसे जो छुपने लायक ही नहीं थी, चाहे आने वाले 10-20 सालों में फिर दोबारा वो उठती, तो आप दबा नहीं सकते। तो उन्होंने देखा कि वाह क्या सभ्यता है, और ऐसी सभ्यता कि मतलब आंखें खुली की खुली रहेंगी, चकाचौंध रहेंगे कि। और एक वाक्य फेमस है, जैसे कहते हैं कि जब अंग्रेज जो थे वो जब जंगलों में नंगे होकर के घूमा करते थे, तो भारतवासी सूट पहन करके शहरों में रहा करते थे। उनकी टाउन प्लानिंग पे एक बात हो रही है, क्या टाउन प्लानिंग है वहाँ का। अगर राजा रहा है तो वो कितना समाज के लिए, कितना लोगों के लिए सोच विचार रखता होगा, कितना महान है। वहीं अगर मिस्र की बात की जाए, मिस्र की सभ्यता के मिस्र, तो वहाँ के राजाओं का मतलब जो ऊंचे ऊंचे महल, पिरामिड वगैरह, ये सब देख करके भोग विलासिता का परचम दिखता है कि मतलब वहाँ के राजा ज़्यादातर भोगवासी रहे, और यहाँ के जनता भी महलों में रह रही है, और जो राजा है वो भी महलों में रह रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आनी शुरू हुई तो उनको धक्का लगा कि यार हम जिसको गुलाम बनाए बैठे हैं वो कितने सभ्य और कितने विकसित हुआ करते थे। लेकिन चीज़ें बदली। लेकिन इन सब पे भारतीयों ने कुछ वर्ग तो बने, उनके जरूर बनेंगे भाई, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग बने जो इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए, और आंदोलन को जन्म दिया गया, और धीरे धीरे वो आंदोलन आगे बढ़ता रहा, और 1947 में हम लोग आज़ाद भी हो गए। तो कुछ इस शिक्षा नीति के प्रभाव, सकारात्मक, सीमाएं या नकारात्मक, या सीमाएं, ये चीज़ें आप चाहो तो अपने आप खुद लिख सकते हो, सीमाएं वगैरह, किसकी सीमाएं क्या क्या हैं। सकारात्मक में कह सकते हैं कि भले ही कुछ लोगों ने ही शिक्षा पाई, भले ही लोगों ने ही ग्रहण की, परंतु पश्चिमी में आने के बाद वे पुनः भारतीयों की दशा को सुधारने हेतु तत्पर हुए। इसका कह सकते उदारवादी चरण जो आएगा, आगे पढ़ेंगे, वो उसमें मदद मिलेगी। जैसे राजा राम मोहन ब्रह्मो समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती, ये सब लोग अभी बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, PN मालवार, ये सब लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा वाले ही हैं। तो लेकिन सुधार कार्य जो इंडिया में करेंगे वो भारतीयों को ही मदद पहुंचाने वाली है। उसके अलावा ये सकारात्मक प्रभाव, इस शिक्षा नीति का प्रभाव आज के टाइम में इसको जोड़कर देखेंगे। सबसे चलिए आज के टाइम में जो भारत
सॉफ्टवेयर बनाने में अग्रणी है, कहीं ना कहीं इसका योगदान है। भारत बनाने में अग्रणी देशों में आता है। कहीं न कहीं इस शिक्षा नीति का योगदान है। सीमाएं क्या है? एक तो कुछ लोगों को ही कुछ लोग ही प्राप्त कर सके, इसका प्रभाव पड़ेगा कि जनसंख्या पर, जो अन्य जनसंख्या उस पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। और ये एक आज के टाइम में भी देखेंगे, जो शिक्षा मिली उसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। अमीर गरीब का जो खाई है, कहीं ना कहीं शिक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं आप। अमीर का बच्चा डीपीएस में जाएगा, गरीब का बच्चा अगर सरकारी में जाएगा तो उसके बोल भाव ये सब विचार अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या वो दोनों एक जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, या एक जैसे एग्ज़ाम नहीं देते, या उनका एक जैसा कोई तौर तरीका नहीं है? मे बी वो हो सकता है किसी दिन चिकन बर्गर ये सब खाता हो, जो गरीब का बच्चा वो शायद उतना नहीं खाता हो, लेकिन खाता है, खाना तो ज़रूर खाता है। कहीं ना कहीं साल में 2 साल में कहीं कुछ मिल जाए, मिल ही जाता होगा अगर वो पढ़ रहा है तो। ये सब मायने नहीं रखती उतनी चीज़ें। लेकिन जितना तेज़ी से आज के टाइम ये बढ़ा है, वो इस शिक्षा नीति का प्रभाव ही हम देख सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ने भाषाओं पर संकट उत्पन्न कर दिया। सब लोग अब चाहते हैं कि अच्छी अच्छी पुस्तकें किसमें लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। अब लिटरेचर हिंदी से संबंधित जुड़ी किसी भी इतिहास की कोई जियोग्राफी है या साइंस है, वो सब अंग्रेजी में आती हैं। हम उसका क्या अनुवाद पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं इस चीज़ों को देखा जाए तो। अब इसके अलावा भारत का भी ये सब, भारत का विभाजन इंडिया और भारत के रूप में, ये नकारात्मक प्रभाव हम इसको देखेंगे। 3-4 पॉइंट ऐसे बन जाएगा, आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज इतना ही रोक देता हूँ। तो कल भी एक